हेलो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। आज हमारी क्लास नंबर 6 है जहां पर हम प्रैक्टिस सेट फॉर सी टेट जो कि आपका दिसंबर में आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ पेपर्स और डिस्कस कर चुके हैं और आज देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे सामने जिनको हम लेके चलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ में जैसा भी है प्रॉपर बातें हैं जो इस एग्जाम को लेकर वो भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल क्या आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि अगर 504 को इस तरह से एक्सप्रेस करा जा सकता है, अगर 504 को इस तरह से एक्सप्रेस करा जा सकता है, कहने का मतलब 504 को आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो। मैं क्यों कह रहा हूँ प्राइम फैक्टराइज, क्योंकि आप देख रहे हो 2, 3 और 7 क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 504 को 504 को प्राइम फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो काम इजी है। ठीक है, फटाफट से कर सकते हो। आपने इसको 2 से डिवाइड करना चाहा तो आपके पास क्या आ गया, 252। देन अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, डिवाइड 2 से ही होगा, ये बात भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर अगर जो डिजिट है हमारा वो कैसा हो, इवन हो, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ 4 था तो 2 से डिवाइड हो गया। फिर यहाँ 2 आ गया तो ये भी क्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने फर्दर एक बार इसको एक बार और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, ये आपका 2 हो गया और ये 6 हो गया। अच्छा, अभी भी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 भी एक इवन नंबर ही तो है, तो अभी ये फिर से एक बार 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 6 आया और ये 3। अब क्या हुआ कि इधर इवन नंबर हमको यूनिट प्लेस पर नहीं मिला। अब क्या करा जाए, तो देखो 6 और 3 जोड़ के 9 आता है। 9 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 3 से किया तो ये 21 आ गया। 21 फिर 3 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अब 504 को कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और फिर एक 7। और ध्यान से देखा जाए तो मैं इस 2 की पावर 1 2 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड करो, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 7 की पावर 1, जिसको लिखो या ना लिखो चलता है। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है जो 504 है वो इसके इक्वल है। ठीक है, जरा ध्यान देना, 504 किसके इक्वल है, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r। ठीक है बेटा, तो क्या हो रहा है देखो अब ध्यान से, आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर सेम होती है। कहने का मतलब देखो, पहले जरा इसकी बात करते हैं, पहले जरा 2 को देखा जाए तो इस तरफ 2 का सिर्फ यही पार्ट। ठीक है, तो अगर बेसिस सेम होते हैं, देखो यहां पर बेस कौन है, बेस 2 है, दोनों तरफ 2 लिखा हुआ है, तो पावर भी सेम होगी, इसका मतलब p की वैल्यू 3 आती है। इसी तरह से जो 3 की पावर q है वो 3 की पावर 2 के बराबर होगी। अगेन अगर बेसिस सेम है तो q की वैल्यू 2 आ जाती है। आगे और देखो, अगर 7 की पावर r है और 7 की पावर 1 है तो r की वैल्यू, इस तरह से हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय पी, पी कितना था प्लस क्यू, क्यू कितना है 2 माइनस आर, आर कितना है 1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, 2 3 6 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे देख के लग रहा है बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, बट बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइज करना आना चाहिए। जैसे ही आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी, आप देख कर ही आंसर लिख दोगे कि भाई ये वाला आपका P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, सीधा यहाँ पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन बेटा क्या आ रहा है, अब देखो ये भी एक इजी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बट करना कैसे है, क्या चीजें हैं, आपसे कहा गया रैशनल नंबर। देखो बेटा पहले बात तो यही ध्यान आपको रहनी चाहिए हमेशा बात कि रैशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है तो रैशनल नंबर कहलाता है, बट एक कंडीशन रहती है q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। बट इसे करने की अप्रोच क्या है, ठीक है, इसे करने की अप्रोच क्या है, तो बेटा देखो दो नंबर दिए हैं, -5/6 और 3/8। अब क्या है कि वैसे जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एक मेथड ये होता है कि आप पहले बेसिस सेम कर लेते हो और फिर इसको सॉल्व करते हो, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। आप छोटी सी बात सुनो, ये जो लिखा है यहाँ पर, क्या मैं इसको नेगेटिव, अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूं, और सिर्फ अप्रोक्सीमेट करने के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इसको सिर्फ अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करने के लिए कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट डिवाइड नहीं करना। तो ये क्या आएगा, आप 5 को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 पॉइंट पहले 8 आ जाएगा, ठीक है, और 2 20 तो 3 आ जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं करना, और भी कुछ मैथड हमें नहीं चाहिए। अच्छा इसकी बात करी जाए तो 3/8 है, यानी कि ये 0.375, ठीक है। अब जो भी नंबर इनके बीच में आ रहे हैं इनमें से वो हमारा आंसर होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -7/8, तो बेटा ये जो है आपका बनना चाहिए 875, इस तरह से 0.875। तो अब देख लो दोनों के बीच में नहीं आता, ठीक है। अच्छा फिर ये -8/9 है, -8/9 का मतलब क्या होता है, -8/9 का मतलब क्या होगा, देखो फिर डिवाइड करो, 8 है, आप नेगेटिव लगाओ, 0 लगाओ, ठीक है, 8 को 9 से डिवाइड करना है तो 80 को 9 से डिवाइड करो, ठीक है, डेसिमल पहले लगा दिया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो 80 है, तो 8 9 करके आएगा, ये भी ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा फिर 1/3 आ गया, ये तो सबको पता रहता है, ये 0.33 है। अब देखो ये इसके बीच में आ गया, ठीक है, ये इसके बीच में आ गया 0.33, क्योंकि 0.33 इससे तो पहले ही आएगा ना और इसके बाद में आएगा, तो यही अपना आंसर है। एक बार चौथा चेक करना है वो भी कर लेते हैं। 5/6 लिखा है इसने यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव का देखो हम निकाल चुके हैं 5/6 की वैल्यू, तो ये पॉजिटिव का 0.83 है। ये तीनों ही 8 करके आ रही है, देख रहे हो आप, ये तीनों ही 8 करके आ रहे हैं, मैंने किसी का भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकाला प्रॉपरली, लेकिन तीनों ही 8 करके आ रहे हैं, जो कि हमेशा इससे दूर ही जाएंगे या फिर इससे दूर ही जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक सी ही बचता है जो इनके बीच में फॉल कर सकता है, तो डिवीजन के थ्रू ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है देखो कि हमारे पास ये पूछ रहा है कंपोजिट नंबर कितने हैं बिटवीन 101 एंड 120, इनके बीच में कितने कंपोजिट नंबर है। तो पहले तो बेटा ये बात आनी चाहिए आपको कि ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे आती है, जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, हम उन्हें दो जगह डिवाइड करते हैं। जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं उन्हें हम दो जगह डिवाइड करते हैं, कहाँ, एक तो प्राइम जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और दूसरा कंपोजिट, दूसरा कंपोजिट। तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो कि सिर्फ अपने ही से डिवाइड होते हैं, अपने ही टेबल में आते, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जो इनके अलावा बच गए, बहुत सारे, जो इनके अलावा बच गए बहुत सारे। अब तो इसके लिए हम क्या ध्यान रखते हैं, एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। कौन से नंबर्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में। ये मैंने क्या बात बोल दी, तो जरा एक बात सुनो, मैंने एक नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया 10, ठीक है। अगर मैं 10 को
प्राइम फैक्टराइज करूं, इसको मैं खंडों में विभाजित कर दूं तो 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि मैं 10 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्राइम नंबर्स को जो मल्टीप्लाई गुणा करके आएगा उनके गुणनफल के तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे अगर हम 15 ले लूँ तो 3 गुणा 5, 100 ले लूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये सारे ही नंबर, क्योंकि मैं इनको प्राइम नंबर के गुणनफल के भाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के तरीके से लिख सकता हूं, इसलिए ये सारे ही नंबर जो है वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो वापस अगर आए, यहां हमें कंपोजिट नंबर की ही बात करनी है। कहां से, 101 से लेकर 120 तक। तो हम कहते हैं कि देखो 101 के बाद में नंबर आएगा 102, फिर आएगा 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, 10, 11, 12, 13, सबकी बात करेंगे आराम से, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 120 को नहीं लेना है क्योंकि वहां पर क्या है, बिटवीन लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चाहिए, फिर देख लो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें चाहिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं हमारे आंसर के पार्ट हैं, और इसलिए उनको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। देखो ये हमारे आंसर का पार्ट है, एक ये, ऐसे यहाँ से 8, यहाँ से 10, 12, 14, 16, ये हमारे आंसर के पार्ट हैं। ठीक है, अब आगे, अब देखो 103 की बात होती है। 103 जो है आपका किसी भी टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है, आप ट्राई करके देखो, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ये अपना प्राइम नंबर है। बट 105 5 की टेबल में आता है, और इसी हिसाब से जहां जहां आपको 5 दिखाई पड़ रहा है यूनिट प्लेस पर पूरी सर्कल कर दो। देखो 1 5 यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। 107 प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। 109 नहीं आता। ठीक है, 111, देखो 111 अगर मैं 1 + 1 + 1 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 3, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया 113, किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 117 ये 13 के टेबल में आता है। ठीक है, 13 9 सा, और 119 किसी टेबल में नहीं आता। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या मेरे पास ऑप्शन है, हाँ मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार फिर आंसर दिखा दूंगा आपको। आंसर है 13। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है एलसीएम से, एचसीएफ से, और इसकी बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में छोटी सी बात डिफरेंट आ गई है, उसको ध्यान से सुन लेंगे, आपका पूरा पूरा काम बन जाएगा। ध्यान से मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड दिस। आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। इसके बाद में इफ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2031, अगर किसी उनमें से जो दो नंबर हैं जिनके आपको एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक नंबर को अगर 31 से डिवाइड किया जाए, ध्यान सुनना, अगर उनमें से किसी एक नंबर को 31 से डिवाइड किया जाए तो कोशेंट 9 आता है और रिमाइंडर 18 आता है। अब ये जो बातें इसने नई बोल दी, इन पे ध्यान देना। ठीक है, तो आपको एक बात अगर ध्यान नहीं है, आती है, तो आप जानते हो छोटी सी बात कि जो डिविडेंड होता है इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है।
ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका भी था, a इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। अब ये क्या है, ए क्या है, डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड करने जा रहे हो। इसने कहा कि किसी एक नंबर को डिवाइड करना है, तो ये हमारा वही नंबर है जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डी क्या है, डिवाइजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 31 से डिवाइड कर रहे हैं, इनटू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर 18। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा यहां से बन जाएगा 180, 297। ठीक है, यही एक नई चीज है जो इस क्वेश्चन में करनी पड़ रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस चीज को लिख के रख लें आप। ठीक है, अब अगर इतनी बात हो गई हमारे पास, क्लियरली मालूम पड़ गई, ठीक है, उसने कहा HCF और LCM दो नंबर का दिया हुआ है, एक नंबर हमने उसमें से फाइंड कर लिया, तो ये पूछ रहा है कि दूसरा नंबर क्या है। अब देखो क्या होता है, HCF इंटू LCM हमेशा A इंटू बी होता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 297, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्या करोगे आप, 1485 इंटू 33 अपॉन में 297 कर दो, आपको बी मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 300 से 3 कम है और ये 1500 से 15 कम है, तो अब 3 पंजे 15 होते हैं, तो बी की वैल्यू 165 आती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहेगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है जो यहाँ पर आपको कराई गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही नई चीज है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, बिकॉज ये बात तो आप ऑलमोस्ट बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, ये बात आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो ये नई बात है, ये ध्यान रखनी है। अगले सवाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि एक 4 डिजिट नंबर है, और नंबर है 4 B A और ये हमारे 4 डिजिट है। ठीक है, और ये 55 से डिवाइड हो सकता है, तो बताओ A माइनस बी क्या है। ठीक है, तो बताओ A माइनस बी क्या है। देखो सीधी सी बात है, जब ये अगर 55 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 को 11 से मल्टीप्लाई करके ही 55 आता है। तो 5 का जो बात थी ना, वो हमारे लिए किसी भी यूज की रह नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे एंड में 5 दिया हुआ है, तो 5 डिवाइड वैसे भी हो ही जाएगा ये, इसलिए सिर्फ 11 बचता है जो मुझे आंसर लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक चीज देख लो जरा, मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 11 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए होता है, अब यहाँ पे देखो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और ये चौथा नंबर है। ठीक है, तरीका ये होता है कि पहले और तीसरे को जोड़ के और दूसरे और चौथे को जोड़ के जो भी आए उसका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल तो हो सकता है। हम यही वाला जो तरीका है, फंडा है, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो, ये आपकी फर्स्ट प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, ये थर्ड प्लेस हो गई, और ये फोर्थ प्लेस हो गई। ठीक है, अब पहले इनको उठा लो, तो 4 प्लस ए, ठीक है, माइनस, फिर इनको उठा लो, 5 प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ये तो कहा था ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर 11 से डिविजिबल है तो 0 किसके बराबर आ रहा है, 4 प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस बी 5, यानी कि 4 ए माइनस बी, 4 प्लस ए माइनस बी माइनस 5। तो अब क्या देख रहे हो, 0 जो है वो
a माइनस बी माइनस वन के इक्वल आ रहा है, वन को वहां भेज दो, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है, वन के। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक हमारे पास स्फेरिकल बलून है, गुब्बारा है, और उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 7 से 14 हो सकती है, हो जाती है जब उसके अंदर हम हवा भर देते हैं, तो बताओ कि उसके सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा उसका रेशो क्या होगा। एक पहले होगा 7 वाले का, एक होगा 14 वाले का, उनका रेशो क्या होगा। अब इस चीज में छोटी सी बात जरा मेरी बात पहले सुन लो, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, ठीक है, गोलाकार गुब्बारे का, फॉर्मूला होता है 4πr²। बट मेरे पास दो गुब्बारे हैं, तो मैंने इसको 1 किया, इसको 1 किया, तो दूसरे वाले के लिए क्या कर दूं, 2 कर देता हूं, है ना। ठीक है, हमको रेशो की बात कह रही है, तो भाई लो रेशो निकाल देते हैं। तो S1 अपॉन में S2 क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, सिर्फ R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आता है, जिसको हम सिंपल करके R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि सरफेस एरिया का रेशो निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस का रेशो देखना पड़ता है। और अब ये हमसे उसी का तो रेशो पूछ रहा है, अनुपात क्षेत्रफल का वो तो पूछ रहा है, इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और मुझे रेडियस पहले 7 दिया था और फिर 14 दिया था, मुझे इसका स्क्वायर करना है, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि मुझे 1/2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो 1/4। ठीक है, ये हुआ आपका सरफेस एरिया के लिए। ऐसे अगर कल कोई ना या आपसे ये बोल देता कि वॉल्यूम का करके दिखाओ, तो वॉल्यूम का करके दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखो V1 जो होगा वो 4/3 πr1 क्यूब होगा, और V2 जो होगा वो 4/3 πr2 क्यूब होगा। जब रेशो निकालोगे तो ये पार्ट इससे कट जाएगा और ये सिंपल बचेगा R1/r2 का क्यूब। तो अगर ये हमसे कहता कि वॉल्यूम का रेशो निकाल के दिखाओ, तो मेरा आंसर 1/2 का क्यूब हो जाता है, यानी कि 1/8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर बॉक्स इज 17.5 and its height is 1 meter. What is the capacity of the box? एक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर है, लो मतलब कि मेटल का बना हुआ, और जो उसका रेडियस है, त्रिज्या है उसके आधार की, बेस की, वो है 17.5। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से है, आपको रेडियस जो है वो 17.5 दिया हुआ है। ठीक है, वो 17.5 दिया हुआ है, इधर लिख देता हूँ 17.5, और जो इसकी ऊंचाई है, देखो हाइट, ये 1 मीटर का ही है। अब ना एक बात ध्यान रखने की यहाँ पर ये है कि यहाँ तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है और वहां मीटर लिखा हुआ है, तो मैं इसकी हाइट को 100 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ध्यान। ठीक है, चेंज कर दिया। अभी मुझसे उसकी धारिता पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो भी किस में चाहिए, लीटर्स में। तो पहले मैं इसका क्या करूं, वॉल्यूम निकाल। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेंडर यानी कि बेलन की, तो पाई r², ये इसकी वॉल्यूम हो गई। अच्छा, ये इसकी वॉल्यूम है अगर, तो आप देखो आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/, आर की वैल्यू अभी मैं लिख कर आया हूं 17.5, बट मैं तो स्क्वायर करूंगा। ठीक है, रेडियस का, हाँ जी, और हाइट है, ये हमें कहा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करा जाए, तो देखो पहले डेसिमल रिमूव करके 10 यहाँ लगा लो और 10 यहाँ लगा लो और इससे कैंसिल कर लो, मैं से वैसे काट दूंगा। ठीक है, अभी 175 है, 1 हट चुका है, तो ये कुल मिला के मेरे पास हो जाएगा 25, और कुछ भी नहीं कट रहा। एक काम करो, 22, 175 और 25 को ऐसे ही लिखे रहने दो, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे इस तरह का आंसर निकालने को नहीं कहा गया है, आपसे तो वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है ना, वो भी लीटर्स में। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताओ, ये आंसर किस में आ रहा है,
सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब जरा मेरी ध्यान सुनना, जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सबको मालूम होनी चाहिए ये बात। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 यानी कि 1000 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हटाकर लीटर लिख दूं। ठीक है, लीटर लिख दूं। अच्छा, तो 25 से ये 40 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 5 से और काटना शुरू किया इसको, तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे 8 आएगा, और इसे काटा तो ये 35 आएगा। ठीक है, अब 8 क्या करूँ, मैंने सिर्फ 4 कर दिया और इसे 11 कर दिया। ठीक है, कुल मिला के देख रहा हूँ तो मेरे पास में 11 इंटू में 35 अपॉन में 8 4 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास में 385 अपॉन में 4 आ रहा है, तो आंसर जो है वो 96.25 मिल जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट का क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। कुछ पैसा है हमारे पास, कुछ धनराशि है, उसको हमने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया। ठीक है, तो वो 6000 हो जाती है 4 साल में। लिख लेते हैं भाई, 4 इयर्स में ये 6000 हो रही है। ठीक है, अच्छा, और 7 इयर्स में ये 6750 हो रही है। तो बताओ कि धनराशि कितनी थी। तो देखो 3 साल में कितनी बढ़ी है, 3 साल में 750 बढ़ी है, देख रहे हैं ना, 3 साल में 750 बढ़ी है, तो 1 साल में 250 बढ़ेगी। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्या कहा मैंने, 1 साल में 250 बढ़ेगी ही बिल्कुल है। अगर 1 साल में 250 बढ़ी होगी तो बेटा 4 साल में कितनी बढ़ी होगी। आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या बात है, तो आंसर है 1000 बढ़ी होगी। अब ये 1000 बढ़ के 4 साल में कितनी हुई थी, 6000। 1000 बढ़कर 4 साल में 6000 हुई थी, यानी कि पहले कितनी रही होगी, 5000। यही है वो आपकी धनराशि, क्योंकि 4 साल में 6000 हो गई थी और 7 साल में 6750 हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपका ट्राइंगल्स में से दिया हुआ है। एंगल और ट्राइंगल्स वाली बात हमेशा एग्जाम में आती ही रहती है। तो आप देखिए, पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपना ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। तो बीसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक। ठीक है, डी पॉइंट तक। अच्छा, और एंगल ए जो है वो हमें कहा है कि ये 40 डिग्री है, और AC इज इक्वल्स टू BC है। तो आप बताइए ट्वाइस ऑफ एंगल ACD यानी कि हमें ये लेना है, और एंगल B यानी कि हमें ये लेना है। इनको मैं डबल मार्क कर देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए। ठीक है, अब जो करना कैसे, अगर ये और ये साइड इक्वल है, तो अगर ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। अच्छा, और ध्यान से देखो ज़रा, आपको अगर इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं कि अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटर्नल एंगल बन गया। ठीक है, बाह्य कोण बन गया, और इसका जो मान होगा, मान लो कि अगर ये आपको x दिया है और ये y दिया है, तो इसका मान x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये बाह्य कोण की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 40 प्लस 40 80। ठीक है, तो मुझे ये एंगल भी मिल गया और ये एंगल भी मिल गया। वहां से उसने कहा था कि आपको ट्वाइस ऑफ ACD चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ 80 हो गया, प्लस 3 गुणा एंगल B यानी कि 40। कुल मिला के ये हो गया 160 और ये हो गया 120, तो आंसर है 280। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगन इज 1800। देखो क्या क्वेश्चन, आपको एक पॉलीगन दिया है, आपको उसके नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको ये कहा गया है कि उसके अंदर के जितने भी कोण हैं उनका योग 1800 है। आपके पॉलीगन के अंदर के जितने भी कोण यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबका जो योग है वो 1800 है।
तो एक छोटी सी बात आप ये ध्यान रख लो, किसी भी बहुभुज पॉलीगन के जो अंदर के सारे कोण होते हैं उनके एंगल्स का सम हमेशा n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 ही होता है। यहाँ पे n कौन है? n है नंबर ऑफ। तो इधर देखा जाए तो n-2 इंटू 180 यानी कि सारे कोणों का योग कितना दिया है? 1800 दिया है। सही है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या दे देगा? 10, यानी कि n-2 किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 12, यानी कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। लेकिन क्या आपको n निकालना है? नहीं, आपको निकालना है n+4/2, यानी कि 12 + 4/2, तो 16/2 कितना होता है? 8। ये आपका आंसर है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल, यहाँ पे इंटीरियर लिख के रख लो, इज n-2 180। एक और चीज लिख के रख लो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने बाह्य कोण होते हैं वो हमेशा 360 होते हैं, चाहे कितनी भी एन हो, यानी कितनी भी साइड हो, कितने भी कोण। ठीक है, ये दो बातें लिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको फैक्टराइज करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि हम फैक्टराइजेशन पे थोड़ी सी बात कर सकें। पहली चीज ले लेते हैं, यहाँ से आपको कहा हुआ है x² + 7x + 12। क्या करना है इसे बेटा? इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल वे होता है। आप यहाँ पर देखो x² आगे 1 लिखा हुआ है, अगर x² आगे 1 लिखा हुआ है तो आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? आपको मिला 12। ठीक है, तो ये देखना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, देखो एक चीज ध्यान सुन लो, यहाँ पे 3 तरह की टर्म होती है। ठीक है, एक मेरे पास स्क्वायर टर्म है, ठीक है, एक मेरे पास लीनियर टर्म है, और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? एक स्क्वायर टर्म है, एक लीनियर टर्म है, और एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है कि भाई 12 आ गया। तो हम कहते हैं कि 7 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 12 आए, 7 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 12 आए, और जो 12 का साइन है यानी कि प्लस करके 7 ही आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या होगा? एक फिर से लिखता हूं मैं इसको, तो फिर क्या हो जाएगा? x² + 7x + 12। तो कैसे ब्रेक करें? आप बोलोगे भाई कि यहाँ पर x² ऐसे रहने दो, इसको लिखो 4x + 3x + 12। कॉमन निकालने जाएंगे तो x + 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन निकाल के भी x + 4। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार में लिख देते हैं और x + 3 को एक साथ कर देते हैं। ये दो फैक्टर हो। अब अगर यही तरीका दूसरे वाले में भी लगाया जाए, जो कि मेरे पास x² - 5x - 36 है, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 36। तो इसका साइन क्या? माइनस, तो माइनस करके क्या चाहिए? आप कहोगे। ठीक है, तो फिर x² फैक्टर यहाँ पे 36 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो आप ले लो 9x और 4x। आप देखो अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, माइनस करोगे तो 5 आएगा, इक्वल टू 36 -36 कॉमन निकालोगे, यहाँ से भी कॉमन निकाल लो, यानी कि x - 9 को एक बार लिखना है और x + 4 को एक साथ लिखना है। अब देख रहे हो ये और ये कॉमन है। ठीक है, सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से आराम से करना है। देखो 4 - 2 x - 4 अपॉन ये अपना क्वेश्चन, इसको नॉर्मल ही सॉल्व करना है, कोई शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। अच्छा ध्यान दो मेरी बात पर, इसके नीचे 1 है,
जब भी फ्रैक्शन होते हैं आपको इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है आपके लिए एलसीएम लेना। तो 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ठीक है। अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, माइनस ये 2 ऐसे ही लिख रहने दो, x माइनस 4 ऐसे लिख रहने दो, मैं इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा, ठीक है। इधर ये 2 जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये एक्चुअली में 2x प्लस 5 के नीचे ही लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो 12, अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये अब क्या करोगे, आप इसे देखोगे 20 माइनस 2x अपॉन में 3 और 2x प्लस 5 अपॉन में 2। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको 40 माइनस 4x मिलेगा, और यहाँ से 6x प्लस 15 मिलेगा। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ करना है, बगैर x वाले एक तरफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से 30, एक मिनट, यहाँ से 25 आ गया और यहाँ से 10 आ गया। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 25 अपॉन में 10, या फिर कहा जाए 5 अपॉन में 2 आ रही है, ठीक है। बट x निकालना नहीं है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, x निकालना नहीं है। तो क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, दिख रहा है जी, हमें निकालना है 2x प्लस 1 में 2। तो ध्यान से यहाँ पर 5/2 पुट करो, प्लस 1 अपॉन में 2। बोर्ड मास का ख्याल हमेशा रखना, सिर्फ ये 2 इसे काट सकता है, कुछ और मत कर देना। तो ये जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि 6 अपॉन में 2, जो कि 3 आंसर देगा, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात नहीं मिल सकती है, और वो आपको दिख रही है यहाँ पर लिखी हुई, क्या, पाइप, ठीक है। क्या, जब भी हम पाइप की बात करते हैं तो पहले जरा क्वेश्चन को रोकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। पाइप जो आपका होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन कैसा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब, हॉलो का मतलब यहाँ पर ऐसे करके इसके अंदर एक और सिलेंडर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट खाली है क्योंकि ये पाइप है, ठीक। इसका मतलब इसके 2 सिलेंडर हैं, एक इधर वाला दिख रहा है, एक रेड वाला दिख रहा है, 2 रेडियस भी होंगे। तो मैं छोटे वाले रेडियस को स्मॉल आर लिख देता हूँ, ठीक है, और बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है। जबकि हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी। ये इसका बड़ा रेडियस है, ठीक है, अब सही दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, अब फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसकी वॉल्यूम होगी पाई बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस इनटू में हाइट, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये कहता है कि भाई वॉल्यूम निकाल कर दो, तो ठीक है वॉल्यूम निकाल देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है। इसने कहा था कि बाहर का रेडियस 16 है और अंदर का 15 है, इसका मतलब यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट इसने कही है 63, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि भाई आपको स्क्वायर याद ना हो, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक बार इन्हें प्लस करके लिख देना ऐसे, और एक बार इन्हें माइनस करके लिख देना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं काटना, सीधा आखिरी में काट देंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 31, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 63, बस आप काट दें तो ये 9 आ जाएगा, सही है। 9 को 31 से मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करना, 9 दूनी कितने होते हैं, 18 होते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। कहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है, सी आंसर, ठीक है।
अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ अ ट्रायंगल। एक स्क्वायर है और उसका एरिया जो है वो ट्रायंगल के एरिया का 30 गुना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, एरिया कैसे निकालने जाए। अगर तीनों साइड पता होती है तो दिमाग में जो तरीका आता है वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला, एस निकाल कर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। बट ये करने से पहले थोड़ी सी बार ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे तीनों जो साइड्स हैं उनको लिख रहा हूँ। देखो आपको सबसे बड़ी साइड दी है 52, फिर दी है 48 और फिर दी है 20। आप क्या करो, सबसे पहले ट्राई करो, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूं आपको। आप इसमें से सबसे बड़ी साइड ले लो और सबसे छोटी साइड ले लो, एक बार इन्हें प्लस कर लो और एक बार इन्हें माइनस कर लो, ठीक है, और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, देखो यहां से मिलेगा आपको 2 और 7, ठीक है, और यहां से मिलेगा आपको नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये चीज परेशान कर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, फिर से लेते हैं, 52 ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं। जो मैंने अभी बताया उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कम कैलकुलेशन करेंगे ताकि इजी रहे। एक सबसे बड़ी साइड ले लो और एक सेकंड नंबर की साइड, ये इजी रहेगा। कैसे, देखो एक बार इसे प्लस करना है, पीछे मैंने यही कहा था, एक बार इन्हें प्लस कर लो और एक बार इन्हें माइनस कर लो और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। तो देखो इनको ऐड करना इजी है, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इनको सेपरेट करना इजी है, कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आ गया 400। देखो ये जो नंबर आया है ये थर्ड वाले का स्क्वायर है ना, जो नंबर आया है थर्ड वाले का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज देख सकते हो। और अगर किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस है तो उसके एरिया निकालना आसान है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लिख देते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना है, हाफ इनटू बेस। अब बेस कौन होगा आप जानते ही हो, बेस इसमें से कोई एक होगा और हाइट भी इसमें से ही कोई एक होगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो भाई ये 20 हो सकती है और ये 48 हो सकती है। तो आपने यहाँ पे 48 लिखा और यहाँ पर 20 लिखा, काट दिया तो आ गया 480। एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब उसने कहा था एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, ट्रायंगल के एरिया का 30 गुना है। तो बताओ कि पेरीमीटर कितना है। तो एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, जो कि 30 गुना 480 है। तो आप यहां से साइड निकाल सकते हो अंडर रूट लगाकर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 480। देखो ये क्या बन जाएगा 30, एक मिनट इसको वाइट से लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 30 इंटू 480। और मुझे इसका अंडर रूट सॉल्व करना है, तो बेटा ध्यान रखो, देखो जरा, इसको 3 इंटू 10 लिख दो, 48 को 3 इंटू 16 लिख के 10 का 0 का 10 लगा, ठीक है। अब देखो एक 3 मिल जाएगा और 16 से 4 मिल जाएगा और ये 2 10 है, इनसे एक 10 मिल जाएगा, ठीक है, इनसे एक 10 मिल जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया 120। ये क्या आ गई, ये साइड आ गई, कितनी 120। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 480, कितना आ जाएगा 480, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल सबसे इजी रखा गया है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, आता है क्वेश्चन हर बार एक, तो डिस्कस कर लें। दो डाइस हैं एक साथ थ्रो करी गई हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम है डाइस पर वो एटलीस्ट 7 है, एटलीस्ट 7। जब भी एटलीस्ट 7 कहा जाता है
तो ध्यान रहे आपको सम और एटलीस्ट 7 कहा है, तो 7 तो लेना ही है, 8 भी लेना है, 9 भी लेना है, 10 भी लेना है, 11 भी लेना है और 12 भी लेना है। तो मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि काम थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो देखो 12 सम कब आ सकता है? 12 सम सिर्फ एक बार आएगा जब 6,6 होगा, लेकिन 5 सम कब आएगा? जब 5 6 और 6 5 होगा। 10 कब आएगा? जब 6 4 4 6 और 5 5 होगा। देखते जाना सिर्फ। ठीक है, 9 कब आएगा? तो 9 जब आता है तो हम कहते हैं कि भाई एक तो हो सकता है 5 4, तो 4 5। देखते रहो, फिर मैं एक शॉर्टर भी देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 3 6 6 3। ठीक है, 8 कब होगा? 8 के लिए मेरे पास में सबसे पहले क्या आ सकता है? 5 3 आ सकता है, तो 3 5 आ सकता है। ठीक है, 6 2 आ सकता है, तो 2 6 आ सकता है, और एक 4 4 आ सकता है। ठीक है, अब रह गया एक 7। अब एक पैटर्न देख लो यहाँ पर। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 5 6 बार आएगा। देखो करके देख। 7 के लिए शुरुआत करो तो लिखो 1 6, इसका उल्टा कर दो 6 1, फिर लिखो 2 5, इसका उल्टा कर दो 5। ठीक है, फिर लिखो 1 2 3 2, अब यहाँ पे अगर 3 4, तो हो गया 4 3, आ गए 6, और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसके सम होते हैं ना, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। आप देख लो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद में क्या आता है यहाँ पर? इसके बाद में यहाँ पर आता कौन? 6, फिर उसके बाद 5, फिर आता 4। अब यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करता है। 6 सिर्फ 5 बार आता है, 5 सिर्फ 4 बार आता है, 4 सिर्फ 3 बार आता है। ठीक है, आउटकम जो है वो ये पैटर्न फॉलो करते हैं, बट इसकी बात जब हम अगली क्लास में प्रॉपरली बिल्कुल डिफाइन करके करेंगे। फिलहाल क्या क्या हो रहा है, कितने आउटकम्स आ गए मेरे पास, आप ऐड कर लो। तो 15 और 6 21, तो आंसर होगा 21/36। इसको 3 से काट दो तो 7/12। ये मेरा आंसर है, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस और लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, और तब इसको प्रोबेबिलिटी को भी बहुत प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए क्लास को एंड करके और फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।